नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों लोग कहते हैं कि आप देखते होंगे कि आईएएस पीसीएस जो नीट जेईई और वनडे एग्जाम वाले हैं, और खासकर वनडे एग्जाम वाले तो पढ़ते ही नहीं हैं एनसीईआरटी। वो तो मोटी मोटी बुक उठा लाते हैं और कंफ्यूज होकर परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि आईएएस पीसीएस और नीट और जेईई वाले क्यों क्यों ज़्यादातर और टीचर इनकी तैयारी कराने वाले कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी इतनी खास क्यों है? इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, निश्चय ये आप जान पाएंगे कि ये एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, हमें सबसे पहले एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। देखिए, एजुकेशन रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च किया जाता है, इस पर रिसर्च करके ये सब बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम इसके सबसे पहले फार्मेशन ये कैसे फॉर्मेट किया गया है, कैसे किया जाता है और कौन लोग करते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो आप जब भी एनसीईआरटी बुक खरीदते हैं तो उसमें देखेंगे कि आमतौर पर लोग पढ़ते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों को। हालांकि पढ़ना चाहिए, आप किताब लेते हैं तुरंत आप पहले लेसन से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इसमें ये सबको पढ़ना चाहिए। जैसे आमुख पेज है, प्रियम्बल है, निर्माण कमेटी है, और ये आभार है, और पुस्तक इस्तेमाल है। इससे हमें पता चलता है कि ये बुक कैसे फॉर्मेट किया गया, कितना मेहनत किया गया है इसके पीछे, कितने एक्सपीरियंस इसमें लगे हैं, कितने स्किल इसमें लगे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे आमुख वाले पेज में तो देखेंगे कि स्कूली जीवन और जो उसमें ये बताया गया है कि स्कूली जीवन। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये 10 जो 6 से 12 की पुस्तक की बात हम करेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों। तो देखेंगे कि वो 10 और जो 6 से 12 वाले क्लास के स्टूडेंट होते हैं, वो आप मैंने देखेंगे कि 10 और 18 ईयर के होते हैं। तो उनको साइकोलॉजी को देखते हैं, उनकी समझ को देख करके एक कमेटी तैयार की गई है ना। और कमेटी तैयार की गई है कि वो कैसे इस किताब का फॉर्मेट करेगा। तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे इतनी इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है, उसमें कितनी मेहनत लगी हुई है। तो इसमें देखेंगे कि आमुख में हमें मिलता है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से बच्चों का जो स्कूली जीवन है उसको बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है ना, विषय को रटा देने के बजाय उसके समझ को डेवलप किया जाए, उसको खुद वो सोचे, इस पर केंद्रित होता है। फिर आप देखेंगे निर्माण समिति में आप देखेंगे कि पूरी जो सोशल साइंस की बुक है, वो जो है कि एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हरि वासुदेवन है, वो उनके अध्यक्षता में देख रेख में ये पूरी सोशल साइंस की जो है बुक का फॉर्मेट किया गया है। और उसके बाद अलग अलग जो सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल है और इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इसके लिए एक अलग उसी से रिलेटेड प्रोफेसर और उसे सलाहकार होते हैं, उसको निगरानी के लिए, उसकी देख रेख में बुक का निर्माण किया जाता है। और अन्य सदस्य होते हैं उसी से रिलेटेड। जो दोस्तों ये सदस्य जो होते हैं पूरे भारत के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जेएनयू है, डीयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और जो है कि हैदराबाद है, मेघालय है, उत्तराखंड है, पटना है, ये सब यूनिवर्सिटी को जो प्रोफेसर होते हैं उन्हीं के सहयोग से लगभग इनकी संख्या होती है करीब 50 से लेकर के 60 लोगों के बीच ये मिलजुल कर एक किताब का फॉर्मेट करते हैं। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि ये बुक जो होती है वो इंग्लिश में लिखी जाती है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसके लिए स्पेशल पटना और उत्तराखंड, कानपुर जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इसको अनुवाद करते हैं। एक टीम होती है जो अनुवाद करती है। तो अनुवाद इस तरह बहुत ही सरल शब्दों में किया जाता है, आप पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये इंग्लिश में भी लिखा गया होगा। तो बहुत ही आसानी से इसे सरल शब्दों में, सरल भाषा में हम तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों अगला होता है आभार में देखते हैं कि बहुत सारे उसमें मैप, फिगर और डेटा का यूज किया जाता है। तो डेटा का यूज किया जाता है उसमें, बुक में अंदर आप पढ़ेंगे तो भरमार होती है इन सब चीज़ों की। वो कहाँ से लिया जाता है उनके प्रति और आभार प्रकट किया जाता है, उनको धन्यवाद दिया जाता है। और जो निर्माण समिति है जो इतना
निर्माण समिति के पास जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीम होती है, काफ़ी पोटेंशियल होता है। आप देखेंगे कि अभी JNU को आज न्यूज़ में निकला है, देख सकते हैं आप, ये शांति श्री पंडित हैं जो JNU की वाइस चांसलर नियुक्त हुई हैं। ये जो है कि अपने समय में जो पढ़ाई कर रही थी यूनिवर्सिटी में सबसे टॉपर थी। उसके बाद इन्होंने गोवा में जो है कि प्रोफेसर पद पे रही हैं। उसके बाद वहाँ से इनका वहाँ पे नियुक्त किया गया है इनको। तो आप देख सकते हैं ये खुद JNU की प्रोडक्ट हैं और ये खुद MPhil और PhD की वहीं से की हैं, JNU से। आप सोच सकते हैं कि इतने अनुभवी, इतने स्किल टीचर इसका फॉर्मेट करते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें बहुत से मैप्स और डेटा का यूज किया जाता है। वर्ल्ड कंट्री और जो वर्ल्ड बहुत सी कंट्री का इसमें डेटा मैप का यूज किया जाता है उनकी सहायता से। और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है UNO है HDI का उनकी सहायता लिया जाता है उनसे। और HDI हो गया और UNEP हो गया, इन सब की डेटा को बहुत विस्तृत इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो यूनियन और स्टेट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं, इसका भी इसमें व्यापक पैमाने पर इसमें यूज किया जाता है। जैसे इसमें पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। और वित्त मंत्रालय से तो आप इकोनॉमी में भी देखेंगे, सोशल साइंस में भी देखेंगे, तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट का पूरी तरह बहुत विस्तृत चर्चा किया गया है इसमें। और मानव विकास और संसाधन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, इन सबका बहुत व्यापक पैमाने पर इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें कई मैगजीन होती हैं, जो मंथली मैगजीन है, ईयर मैगजीन है, जैसे योजना है, डाउन टू अर्थ है, इंडिया टुडे है, शोधार्थी आती है, एक वर्ल्ड राजनीति के लिए आती है, ठीक है। और उसमें न्यूज़पेपर, जितने हमारे फेमस न्यूज़पेपर हैं, जैसे हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, और जो है कि इकोनॉमिक टाइम्स है। और इन सब चीज़ों का देखेंगे आप, उसमें उसके कतरन को काट के इसमें यूज किया जाता है हमारी समझ और को विकसित करने के लिए। इसमें देखेंगे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं उसमें यूज किया गया है काट के। इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, और इकोनॉमिक टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ों का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और आप देखेंगे कि पुस्तक का इस्तेमाल एक उसमें अगला टॉपिक होता है जो हम नहीं पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। इसमें ये बताया गया है किताब का नाम क्यों रखा गया है, ये किताब का नाम रखा क्यों गया है, फिर उसके नाम पे काफ़ी विस्तृत चर्चा होती है। पूरे किताब का परिचय उसी में दिया जाता है। जैसे हमारा पूरे संविधान का परिचय हमारे प्रियम्बल में मिल जाता है। पूरे संविधान का हमारे जिस तरह प्रियम्बल में हमारा पूरा सारांश मिल जाता है, उसका परिचय मिल जाता है, उसी तरह पूरी किताब का परिचय आपको इसी में, पुस्तक का इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है, उसमें मिल जाता है। हर लेसन का तो कुछ ना कुछ इनमें पार्ट डाला गया होता है। और आप देखेंगे किताब का प्रयोग कैसे करें, उसमें बताया जाता है कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, ये इसका जान है, ये इसे पढ़ना चाहिए। जो है कि आप देखेंगे किताब का इस्तेमाल, किताब का प्रयोग कैसे करना है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया गया होता है। और बीच बीच में फिगर, मैप और डेटा और कार्टून का इस्तेमाल किया जाता है। कार्टून आप देखेंगे पॉलिटी में बहुत अच्छे कार्टून हैं जो मजाकिया टाइप के हैं। और पॉलिटी में तो आपको मुन्नी और उन्नी का एक किरदार दिया गया है जो बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार और कभी कभी बहुत गंभीर क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारी माइंड में खुद उभरता है, ठीक है। और आपको एडिशनल जानकारी के लिए, आपके ऊपर बोझ ना पड़े, ठीक है, उसके लिए आपको चार्ट बना करके उसमें अतिरिक्त जानकारी उसमें ऐड किया गया होता है। जैसे आप पॉलिटी में देखेंगे तो उदारवाद और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज की बात किया गया था, तो इन सबका अलग से एक चार्ट बना करके उन महान थिंकर्स का थॉट क्या था उसके लिए उसमें वो चार्ट बना करके उसमें डाला जाता है, ठीक है। और देखेंगे आपको उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है अभ्यास में। तो हम अगर वो सब करें तो निश्चय ही हमारा समझ और ही डेवलप होता है। हमें करना चाहिए, खासकर UPSC और ISPCS वालों के लिए तो बहुत ही
ज़रूरी है इन सब चीज़ों को हम अपना, हमारे सामने विकल्प आता है कि हम कहाँ से क्वेश्चन लिखें, कैसे लिखें, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे पढ़ें, इसे पढ़ें और हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, हमारी समझ बहुत आसान, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। और देखें उसमें अन्य अदर चीज़ें भी क्या हैं, आप देखेंगे कि उसमें हर पार्ट में आपको QR कोड दिया जाता है। आप उसको स्कैन करके उसका वीडियो से रिलेटेड वीडियो भी पढ़ सकते हैं। आपको किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है ना। आपको एडिशनल नॉलेज के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे आप बजट पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना। इसके लिए आपको प्रेशर किया जाता है, मैगजीन पढ़िए, जो मंथली मैगजीन आती है, विजन आ गया और वो हो गया, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इन सब डाउन टू अर्थ हो गया, इन सबको प्रेरित किया जाता है। आउटलुक है, ये सब बहुत सी मैगजीन आती हैं, आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, इन सब में इसमें प्रेरित किया जाता है। इसमें दिया गया है कि पुस्तक का इस्तेमाल कैसे करें, इन सब चीज़ों में बजट है, आर्थिक समीक्षा, इन सब को प्रेशर किया जाता है कि मतलब दिलचस्पी के लिए इस तरह बताया जाता है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ें। अब देखते हैं दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट कैसे इम्पोर्टेंट है ना। ये हमारे लिए बहुत दिलचस्प बात है कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि ये मेनली 6 से 12 स्टूडेंट को केंद्र में रख के बनाया जाता है, उनके साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उनकी समझ और वो कैसे समझ सकते हैं, इन सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसलिए देखेंगे कि उसमें बहुत ही सरल शब्दों का, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इजी मैप, आप देखेंगे उसमें मैप बहुत वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, सब कुछ पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी क्लियर कट एकदम मैप और डेटा सब कुछ, चार्ट वगैरह का बहुत भरमार है, बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, बहुत इजीली समझ में भी आता है। इन सब का भरमार है, बहुत ही अच्छे यूज होता है। और आप देखेंगे कि अन्य कॉम्पिटिटिव जो बुक आती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह है और स्पेक्ट्रम, वो काफ़ी मोटी बुक आती हैं। ये देखेंगे आपको बहुत ही पतली बुक होती है और सबसे बात बहुत सस्ती होती है और आपको हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। और इसमें टू द पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें बेटर कंटेंट हमारे मेंस के लिए, जो IAS PCS के मेंस के लिए बहुत ही बेटर कंटेंट यहाँ से मिल सकता है। और आप देखेंगे कि बीच में प्रश्नावली है, जो बीच में और अंत में जो प्रश्नावली दिया गया, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और समझ हो, उसे ज़रूर करना चाहिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग और समझ होती है, हमें इस पर रुक करके सोचना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये बहुत पतली और हर जगह अवेलेबल है, भारत के किसी भी ज़िले में देख लीजिए, आपको हर जगह इजीली अवेलेबल है इसे, और बेहद ये सस्ती भी पड़ती है। और देखेंगे कि ये स्कूल कॉलेज में जो टीचर होते हैं और टीचर और प्रोफेसर होते हैं, यही तो क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे IAS PCS है और वनडे एग्ज़ाम्स है, टेट फेट है, और ये वनडे एग्ज़ाम जितने हैं NTPC रेलवे वगैरह, इन सब का क्वेश्चन कौन बनाता है? यही प्रोफेसर आते हैं, इसी कॉलेज और प्रोफेसर के टीचर आते हैं और यही सब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अतः दोस्तों, हमें ये NCERT ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि IAS PCS में 50% क्वेश्चन बेहद आराम से इन्हीं NCERT से मिल जाते हैं, ठीक है। 6 से 12 पढ़ लें, उसके बाद इसी में बेहद आसानी से मिल जाते हैं। और वनडे एग्जाम में तो देखा जाए तो सीधे 90% क्वेश्चन GS के सीधे यहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो वनडे एग्जाम वाले क्या होते हैं कि वो दूसरी GS के लिए मोटी किताब आ जाती है, ठीक है, उनको पढ़ते हैं। लेकिन नो, आप NCERT फॉलो करो। अगर आपको जो है कि नहीं, पहले आप 11-12 के लेके पढ़ें, आपको नहीं समझ में आता है तो आप और नीचे का लेके पढ़िए, 9-10 को लेके पढ़िए। अगर आपको और नहीं समझ में आता है, आप तो 6 से 8 तक का पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है कि आप वो जो है कि 6 से 12 है ना, इसको फॉलो कीजिए। अगर आप थोड़ी अंडरस्टैंड है, आपका बैकग्राउंड है, तो आप सिर्फ 11 और 12 का फॉलो करें। और उसके बाद जो है कि आप अपना लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह जैसी इकोनॉमी और स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं एडिशनल नॉलेज के लिए अपना। और इसका जब हम यूज कर लेते हैं तो हमारा एक बेस जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही मजबूत हो जाता है। हमारा बेस काफ़ी मजबूत हो जाता है। हम किसी भी कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। जब हम NCERT पढ़ के रमेश सिंह पढ़ते हैं या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो हमें बेहद ही आसानी से समझ में आ जाता है,
ठीक है। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। और इसमें सब्जेक्ट के साथ, और हम जब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उसका बेहद किसी भी कंसेप्ट को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। और अपना व्यू एक दे सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। एनसीईआरटी जो है वो रटाने पे नहीं ध्यान दिया गया है, वो हमारी रटाने के बजाय हम खुद उस पर एनालिसिस करें, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया है। और जैसे अगर आप इसमें काफ़ी मेहनत की है एनसीईआरटी के साथ, ठीक है, तो उसमें आगामी एग्ज़ाम में बहुत ईजी, आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, बेहद ईजी से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी इंफॉर्मेशन रहा है। बाकी एनसीईआरटी का आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ें, आमुख, निर्माण समिति, आभार और पुस्तक का इस्तेमाल, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में इसे ज़रूर बताएं, और आप एनसीईआरटी का फॉलो करें। और हम एनसीईआरटी का निःशुल्क बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के यहाँ भेजें जिनका बेस, जो अभी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके यहाँ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।